कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। तो इस अध्याय का एक प्राण में इजी हमने देखा था, ई फॉर एनिमी और फ्रेंड। तो शुरू के 9 श्लोकों में भगवान ने बताया किस प्रकार से जो हमारा मन है हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। उसके बाद ए फॉर अष्टांग योगा। तो अष्टांग योगा की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बताया 10 से लेके 36 तक। फिर एस फॉर सक्सेस और फेलियर। सो 37 से 45 में जब अर्जुन अष्टांग योग का वर्णन सुनते हैं तो उनको लगता है कि इसमें सिद्धि प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है। तो इसलिए उसमें बताया है सक्सेस और फेलियर। और 47 जो श्लोक है वाई फॉर योगी, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो कौन है। तो श्लोक संख्या 11 से 20 का उच्चारण करेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मना नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मना कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रिया उपविशयासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाशन्नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परा। युञ्जेनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थाम् अधिगच्छति। नाति अश्नतस्तु योगोऽस्ति न च एकान्तमनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनयतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते। तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्ति आत्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यान्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रिया वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगावयोगं योगसंज्ञितम्। तो आज कल हमने चर्चा किया था श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 17 तक। तो आज 16 और 17 वापस से थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। 16 और 17 तो
10 से लेके 15 तक भगवान बताते हैं अष्टांग योग के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है, क्या क्या एक्सटर्नल जो बाहरी कंडीशंस क्या क्या फुलफिल होने चाहिए, और अंदर की कंडीशन कैसी जगह में अष्टांग योग, कैसा स्थान होना चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए। ये सारी चीजों का वर्णन किया गया है कि क्या क्या एक्सटर्नल कंडीशंस चाहिए अष्टांग योग को करने के लिए। अब एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ इंटरनल कंडीशंस, कैसे उसकी मन की स्थिति होनी चाहिए, कैसा उस पर इंद्रियों पे संयम होना चाहिए, उसका वर्णन किया है। तो 10 से 15 तक वो कंडीशंस बताने के बाद कि व्यक्ति को कैसे मेडिटेट करना है, उसकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, 16 और 17 श्लोक में ये दो सिद्धांत बताए गए हैं कि जो योगी है, योगी को क्या दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या दो चीजें उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हो सकती है। तो भगवान ये दो चीजों को बताते हैं। बेसिक्स से भगवान स्टार्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट में कल ये देखा था, आज इस पे और चर्चा करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट है रेगुलेशन का। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेशन, वो आज ये दो श्लोकों के माध्यम से चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या जो 16 है, नाति अश्नतस्तु योगोस्ति नाचा एकांतम अनश्नता नाचति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। ना अति अश्नता, अश्नता मीन्स भोजन करना, वन हु ईट्स। अति तो जो ओवर ईटिंग करता है। तो ना अति अश्नता तू योगोस्ति, तो जो ओवर ईटिंग करता है तो वो भी योगा नहीं कर सकता है। हाँ, योगा मतलब, योग का मतलब है भगवान से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल प्रोसेस को करना। ये कोई केवल फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है। ना चा एकांतम अनश्नता, और इसी तरह कोई अगर, अनश्नता मीन्स जो एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग, जो भोजन नहीं करता है। तो जो बहुत ज्यादा भोजन करता है वो भी योगा नहीं कर सकता है, और जो बिल्कुल भी भोजन नहीं करता है वो भी योगा, योग में स्थित नहीं हो सकता है। नाचा अति स्वप्नशीलस्य, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वप्नशीलस्य सोता है, बहुत ज्यादा सोता है, तो तमोगुण में चला जाएगा, वो भी योगा नहीं कर सकता है। जागृता नैव अर्जुना, और वो पूरी रात कोई जाग रहा है तो भी काम नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग अ योगी ओ अर्जुना इफ वन ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ। ये दोनों लोग, ये दो एक्सट्रीम वाले योगा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण रिकमेंड कर रहे हैं कि जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। इंग्लिश में गोल्डन वर्ड बैलेंस। ये बैलेंस के सिद्धांत को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी का ये फेमस स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू स्लीप टू मच यू विल बिकम लेजी, इफ यू स्लीप टू लेस यू बिकम क्रेजी। अगर आप बहुत ज्यादा सोएंगे लेजी हो जाएंगे, बहुत कम सोएंगे क्रेजी हो जाएंगे। एंड दिस इस्कॉन मूवमेंट और द स्पिरिचुअल प्रोसेस इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। हाँ, तो जो आध्यात्मिक पथ है ये लेजी और क्रेजी दोनों लोगों के लिए नहीं। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे, सेम एस्पेक्ट है किसके लिए, ईटिंग के लिए भी। तो अगर कोई बहुत कम खाएगा तो उसके पास इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि भगवान की सेवा में लग सके, और निरंतर उसके मन में यही विचार आते रहेगा, भोजन भोजन भोजन, वही मन में वही चलते रहेगा। और अगर कोई बहुत ज्यादा खाएगा, तो भोजन का उद्देश्य होता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिले और व्यक्ति सेवा में लगे। लेकिन बहुत ज्यादा भोजन, कई बार लोग यहाँ तक भोजन करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 50% भोजन होना चाहिए, 25% वाटर, 25% एयर। तो वाटर और एयर के लिए व्यक्ति जगह छोड़ता नहीं है। तो क्या होता है, वो भोजन को ऊर्जा देना चाहिए लेकिन वो शरीर का ऊर्जा ले लेता है, इसलिए खाने के बाद लोग सो जाते हैं फिर।
क्योंकि इतना ज्यादा भोजन कर लिया, उसको डाइजेस्ट करने में पूरे शरीर का एनर्जी चला जाता है। इसलिए बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति को 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तो शायद 6 घंटे से ज्यादा अगर कोई सो रहा है तो निश्चित ही तमोगुण में, ये जनरल स्टेटमेंट है। हाँ, प्रिंसिपल क्या है कि डिवोटी जो भक्त है उसके मन में इस प्रकार का विचार रहता है कि वो चाहता है कि मैं कितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। गोल क्या है? कम सोना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है ज्यादा सेवा करना। अगर कोई 5 घंटे सो रहा है, 5.5 घंटे सो रहा है, कभी कोई 4 घंटे सो रहा है, लेकिन वो बाकी टाइम ही इज ऑल द टाइम फीलिंग स्लीपी। वो रात में तो बेड पे तो 4 घंटे सोया है, बाकी टाइम वो सारी क्रियाओं में सो रहा है। ये तो जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उद्देश्य सार्थक नहीं हुआ। जो उद्देश्य होना चाहिए था वो अचीव नहीं हुआ। तो पॉइंट ये है, डिवोटी देखता है कि मैं कितना स्लीप लूं जिससे मेरा बॉडी फ्रेश रहे और फिर मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं। क्योंकि सेवा के लिए एक तो व्यक्ति को जागृत अवस्था में रहना जरूरी है, दूसरा उसका अटेंशन, माइंड भी फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ईटिंग और स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये इस अंडरस्टैंडिंग से बताया गया है कि कोई भी आध्यात्मिक पथ पे है, कोई भी योगी है, कोई भी योगा कर रहा है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, वो शरीर पे कम से कम वो शरीर की आवश्यकताओं को रेगुलेट करना चाहता है, ताकि वो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य पे फोकस कर सके। ये तो शरीर की बोला गया है श्रीमद् भगवत गीता में आगे, यंत्र रूढ़ानि माया, ये एक यंत्र की तरह है, जिसपे उदाहरण के लिए जैसे कोई व्हीकल है, तो अगर कोई गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, कार में कहीं पे जा रहे हैं, तो कार का ध्यान रखना पड़ेगा। कार में फ्यूल होना चाहिए, कार के टायर्स में हवा होना चाहिए प्रॉपर, उसका समय समय पे सर्विसिंग कराना पड़ता है। लेकिन कार का उद्देश्य है गंतव्य तक, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ये तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा कार की देखभाल के लिए, वो व्यक्ति को करना है। ये पॉइंट है। तो अगर कोई कार की देखभाल ही नहीं कर रहा है, कार में पेट्रोल ही नहीं डाल रहा है, तो भी दिक्कत हो जाएगी। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो कार को ही इतना सजा रहा है और वो भूल गया कि कार को चलाना भी है और गंतव्य तक जाना है, उस कार के साथ खड़े होकर वो सेल्फी ले रहा है, कार को देख रहा है, तो भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये दो बैलेंस, इसलिए यहाँ पे बैलेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे भगवान नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं किस प्रकार से ज्यादा खाना नहीं चाहिए और ज्यादा फास्टिंग भी नहीं होना चाहिए उसका, ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा जगना भी नहीं चाहिए। तो पॉइंट ये है कि कोई भी इस एक्टिविटी को लें, जैसे स्लीपिंग को लें, तो अगर किसी का स्लीप बैलेंस नहीं है, तो इफ यू डोंट स्लीप एट द राइट टाइम, विल स्लीप एट द रॉन्ग टाइम। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्लीप रिड्यूस कर रहा है, ज्यादातर लोग आध्यात्मिक उन्नति को इक्वेट करते हैं कि अगर कोई स्पिरिचुअली एडवांस है, इक्वल टू वो उतना कम अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, तो कुछ भी भोजन है, साधु का डेफिनेशन आते ही हाँ, लोगों को लगता है ये तो सोता ही नहीं होगा, ये तो खाता ही नहीं होगा, ये तो हम जाते हैं कहीं कहीं देखते हैं, देखेंगे भी लिखा रहता है फलाहारी बाबा, मतलब वो केवल फल ही खा रहे हैं इतने साल से। इस प्रकार के भी योगी रहते हैं। तो लेकिन वी कैनॉट इक्वेट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट विद डिनाइंग बॉडीली नीड्स, ये इक्वल नहीं है। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और बॉडीली नीड्स का एकदम, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक प्रोसेस है, ये डिप्राइवेशन का प्रोसेस नहीं है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। तो हर व्यक्ति को देखना है कि मैं जिस स्तर पे हूँ, जो मेरी स्थिति है, मैं कैसे स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब हो सकता हूँ, वो उद्देश्य है। तो आध्यात्मिक क्रियाओं में एब्जॉर्ब होने के लिए, पूरी तरह से उसमें चित्त लग जाए, इसके लिए व्यक्ति देखता है कि कितना मिनिमम स्लीप, मिनिमम ईटिंग मुझे लगेगा।
क्योंकि वो जो मिनिमम स्लीप का कोटा है उससे नीचे कम स्लीप कम होगा तो दो चीजें होंगी, या तो हम दूसरे टाइम पे सोएंगे, तो जब जब कर रहा है व्यक्ति तब सोएगा, प्रभुपाद बुक पढ़ रहा है तो सोएगा, और या तो माइंड क्रेजी हो जाएगा, उसका माइंड जो है हेल्दी वे में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्योंकि जब रेस्ट होता है उससे इंटेलिजेंस काम करता है। ये तो इसीलिए ये बताया गया है। तो दोनों चीजों का बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। तो उदाहरण दिया गया है, तो हमारे जो शरीर की नीड है जिसमें से दो को मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो मटेरियल नीड्स कैसी हैं, ये पेन किलर की तरह है। हाँ, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, पेशेंट होता है, तो क्या होता है कि जब वो हॉस्पिटल में जाता है बहुत उसको तकलीफ होती है, दर्द हो रहा है, तो पेन किलर क्या है, नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही हमारी मटेरियल नीड्स है, तो पेन किलर तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको इतना दर्द हो रहा है तो उसको पेन किलर देना ही पड़ेगा। ये तो इसी तरह ये शरीर की आवश्यकता है, सोना खाना ये सब शरीर की आवश्यकता है। लेकिन पेन किलर जब हम किसी मरीज को देते हैं, पेन किलर से वो ठीक नहीं होता है। थोड़े समय के लिए उसका दर्द चला जाता है लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होता है। देयर इज अ पॉज इन मिजरी, बट द मिजरी डजंट गेट रिमूव्ड बाय पेन किलर। इसी तरह जो भोजन है, आहार है और या तो विश्राम है, तो इससे क्या होता है कि थोड़े समय के लिए व्यक्ति ओके हो जाता है, लेकिन उससे जो मेन मिजरी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका रिमूवल नहीं होने वाला है। तो इसीलिए कोई भी जब डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है। एक रहता है, एक मेडिसिन रहता है जो पेन को किल करता है, पेन किलर मेडिसिन। दूसरा रहता है क्यूरेटिव मेडिसिन, वो मेडिसिन जो उसको क्योर करने वाला है, इस तरीके से। हाँ, तो वो दोनों का आवश्यकता है। तो ये जो नीड्स हैं, हाँ, ईटिंग स्लीपिंग पेन किलर की तरह है, ये जरूरी है शरीर को फंक्शन करने के लिए। अब इसी चीज को जो यहाँ पे बताया है अगले श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो वही चीज जो पहले श्लोक में एक्सप्लेन की गई, भगवान यहाँ थोड़ा और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं। युक्त हर जगह है, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त सपना। युक्त शब्द का मतलब है, बहुत जगह इसको यूज किया गया है भगवत गीता में। तो युक्त का मतलब है बेसिकली कनेक्शन। युक्त योगा ये सब एक ही रूट्स। हाँ, कि ऐसा जो व्यक्ति है, यहाँ पे युक्त को प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है नियमित या रेगुलेटेड। उसका रेगुलेटेड है, क्या क्या रेगुलेटेड है, आहार विहार। विहार मतलब एंटरटेनमेंट, आहार मतलब उसका जो ईटिंग है, चेष्टा मतलब उसके जो एंडेवर है, युक्त सपना व बोधस्य मतलब उसका जो स्लीपिंग है। तो जिस व्यक्ति का ये चार चीजें रेगुलेटेड है तो फिर क्या होगा, वो उसको दुख नहीं होगा, योगो भवति दुःखः। तो वो उसके भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति रेगुलेटेड नहीं है तो लाइफ जो ऑलरेडी दुखालय में है, वो दुखालय में और दुख वो बढ़ा लेता है। तो विहार, विहार मतलब एंटरटेनमेंट। तो भी सोचेगा व्यक्ति योगी के लिए क्या एंटरटेनमेंट है, वो अष्टांग योगी तो वहां जंगल में जा रहा है, वहां कुछ है नहीं, बेचारा अकेला है और नासिका के अगर भाग में उसको ध्यान करना है। ये नहीं, उसके लिए भी एंटरटेनमेंट है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, योगी के लिए क्या एंटरटेनमेंट रहता है, वॉकिंग। वो जंगल में है, जंगल में थोड़ा अभी योगा में ध्यान नहीं लग रहा है तो चल सकता है। जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, नेचुरल सीनरी है, उसको वो देखता है। हाँ, तो योगी कैन गो फॉर अ वॉक, और यही उसके लिए एंटरटेनमेंट है। तो ये बताया गया यहाँ पे युक्त आहार। ये जो आहार शब्द है मतलब फूड, तो इंद्रियों का आहार युक्त होना चाहिए। ये केवल ईटिंग के लिए नहीं है, केवल फूड के लिए नहीं है, आंखों के लिए भी, नाक के लिए भी, कान के लिए भी, युक्त आहार।
हाँ, रेगुलेटेड होना चाहिए। अब वो कोई व्यक्ति है, बहुत वीडियो गेम देखते हैं, शुरू में कुछ बच्चे आंखों का ओवर यूज कर लेते हैं, चश्मा लग जाता है। कानों का भी आप देखेंगे ज्यादा ओवर यूज हो जाता है कभी कभी, तो हियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है। युक्त आहार, हाँ, सारी इंद्रियों का आहार युक्त होना चाहिए, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो चाहे ज्ञान इंद्रिय हो। ये या युक्त चेष्टसो, चेष्टा मतलब एंडेवर। तो जो भी कर्म व्यक्ति कर रहा है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। कई बार व्यक्ति ऐसा नौकरी ले लेता है 15-16 घंटे, 15-16 घंटे का उसका काम है। हाँ, तो कभी कभी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, एक आध बार किसी को ऐसा काम करना है तो बात अलग है। लेकिन अगर उसका जॉब ही ऐसा है, 15-16 घंटे उसको काम करना है, तो फिर वो क्या करे, बचेगा ही नहीं उसके पास कुछ। तो हमारा मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन, ये पैरेलल लेन्स की तरह है, जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं। अगर हमारा जो मटेरियल लाइफ का है उसके लिए हमारे पास टाइम है, और वो मटेरियल लाइफ के लिए टाइम, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम नहीं है, तो ये अनहेल्दी। हमारे पास दोनों के लिए टाइम होना चाहिए। तो अगर हमारी मटेरियल लाइफ हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का कोटा ले रही है तो वन डिजायरेबल है। तो हमको रीशफल करना पड़ेगा, जीवन में ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि ऐसे हमको जॉब में, ऐसे जॉब में हम करें जहाँ वो संतुलन हो। क्योंकि असंतुलित लाइफ ज्यादा समय तक जिएंगे तो लाइफ में बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको। अगर अनस्टेबल लाइफ ज्यादा समय तक हम लोग व्यतीत करेंगे तो दोनों के लिए समय युक्त बताया गया है, युक्त होना चाहिए। जैसे बोलते हैं 8-8-8। हाँ, 8 घंटे सेवा के लिए, 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे सोल के लिए। तो हमको देखना चाहिए कि इतना बिजी ना हो व्यक्ति अपने काम में या अपने जॉब में, अपने करियर में, कि उसका स्पिरिचुअल एक्टिविटी का टाइम ही नहीं है। कई बार जॉब में जाते हैं, कुछ टाइम नहीं है, कभी मॉर्निंग का शिफ्ट है, कभी आफ्टरनून का शिफ्ट है, कभी इवनिंग का शिफ्ट है। तो क्या होता है, पर्सन का बायोलॉजिकल क्लॉक अपसेट हो जाता है। और वो कभी काम कर रहा है सुबह 2 से 12, और फिर दूसरे शिफ्ट में लगा दिया, वो लगा है 12 से 8। फिर तीसरा शिफ्ट जब शुरू हो गया तो रात को 8 बजे हो जा रहा है, सुबह सुबह 2 बजे तक काम कर रहे हैं। तो बहुत अनहेल्दी हो जाता है, लॉन्ग टर्म में उसका शरीर भी चला जाता है और स्पिरिचुअली वो कुछ नहीं कर पाता है। तो युक्त चेष्टा होनी चाहिए, युक्त स्वप्ना व बोधस्या। इसी तरह स्लीप भी युक्त होनी चाहिए। हाँ, रेगुलेटेड स्लीपिंग होना चाहिए। तो रेगुलेटेड स्लीपिंग होगा तो क्या होगा कि उसको ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा बॉडी को एडजस्ट। ये अब कोई व्यक्ति है, जैसे कुछ, जैसे चोर लोग रहते हैं तो रात में ही जगते हैं, तो उनको दिन में नींद आती है, रात में नींद नहीं आती है उनको। ये आप रात में उनको सुला भी तो नींद नहीं आएगी, हमेशा से हैबिट है ना जगने का। तो ये चीजों को व्यक्ति अगर युक्त करता है तो पॉइंट क्या है, उसका मिजरी कम हो जाता है, उसका जो मिजरी है कम हो जाता है, और वो योगा में फोकस कर सकता है। योगो भवति दुक्खता, उसका जो योगा है वो फ्रूटफुल हो जाता है। ये तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य इन द मैटर ऑफ ईटिंग एंड स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड वेटिंग, which are demands of body, can block advancement in the practice of yoga. तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सारी चीजें रेगुलेट होनी चाहिए। ये इन सब में एक रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर इन चीजों में रेगुलेशन नहीं है तो इनमें से कोई भी चीज है व्यक्ति, तो ये सारी चीजें अगर आप वैदिक सभ्यता में देखेंगे, इनमें से किसी भी चीज के लिए व्यक्ति एक्साइटेड नहीं रहता था बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं रहता था। ये बस जीवन का एक पार्ट था। तो पहले रेस्टोरेंट नहीं होते थे, होटल्स नहीं होते थे, और कोई व्यक्ति कभी अपने घर में पूछता नहीं था कि अभी मेनू में क्या है आज। तो वही है, जो भी आसपास उग रहा है, जो भी नेचुरल सीजनल सब्जी है, हाँ, तो उसको पता था बस भोजन करना है एनर्जी के लिए।
आज की डेट में कितना उस पे ये सारी चीजें उसको बहुत फैंटेसाइज किया जाता है, उसके ऊपर बहुत एड्स हैं कि कितना व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए रेगुलेशन यहाँ पे बोला गया है, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन का सिद्धांत यही है कि जब व्यक्ति रेगुलेशन हो जाता है किसी चीज में, तो माइंड को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती उसके बारे में सोचने में। प्रभुपाद जी ने इसलिए इस तरह एक्सप्लेन किया है कि एनी अननेसेसरी टाइम स्पेंड इन स्लीपिंग इज कंसिडर्ड अ ग्रेट लॉस। तो जो कोई भी वक्त है देखता है कि सोने में खाने में बहुत ज्यादा कुछ जो समय जा रहा है, तो उस समय का बहुत बड़ा अपव्यय है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जो भक्त है वो सोचता है कि भगवान के मिशन में प्रभुपाद जी, कैसे मैं अपना समय व्यर्थ कर सकता हूँ। तो सीरियस डिवोटी की दो कंडीशन है। पहला, इट इज डिफाइंड बाय सेंस ऑफ पर्पस एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि वो एक उद्देश्य के लिए जीता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो कमिटेड है, वो समर्पित है। तो हमेशा वो एक अर्जेंसी की फीलिंग होती है कि प्रभुपाद जी के मिशन में इतनी सेवाएं बाकी हैं जो मुझे करनी है, और अर्जेंसी मुझे अभी करनी है, मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता। ये पॉइंट है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण छह गोस्वामियों का भी देते हैं। छह गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, इन लोगों को हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, पर ये आदर्श। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल यही है कि हाँ, इस तरह से लाइफ में रेगुलेशन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा फोकस हो सके। अब ये श्लोक को, इस श्लोक के और भी इम्प्लीकेशंस हैं जो समझना इम्पोर्टेंट है। जो योगी है उसके लिए चार चीजें बोली जा रही हैं, युक्त आहार विहार, युक्त चेष्ट सुकर्म। तो उसका एंटरटेनमेंट युक्त होना चाहिए। एंटरटेनमेंट मतलब जिससे माइंड, जो माइंड के प्रति, माइंड का जिस चीजों में थोड़ा अट्रैक्शन है, जो करना इजी है, जिससे व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, वो विहार शब्द का मतलब है। तो हम देखते हैं ज्यादातर लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स रहते हैं, इतने सारे सेटबैक, इतनी चुनौतियां आती रहती हैं, और व्यक्ति कहीं मॉल्स में जा रहा है, कहीं जा रहा है, रोज नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, और इतनी सारी चुनौतियां हैं जो हम रोज फेस करते हैं। तो ये सारा क्या है ना, नेगेटिविटी क्रिएट करता है व्यक्ति के माइंड में, बिकॉज देयर आर काउंटलेस थिंग्स व्हिच ही डजंट हैव, एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग। ये तो इसीलिए युक्त विहार, युक्त विहार मतलब व्यक्ति जब कोई वो चीज करता है जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना, ब्रेक डाउन होने के पहले, इसलिए बोला गया युक्त विहार। तो एंटरटेनमेंट में क्या है, वो अनहेल्दी एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया जैसे कोई योगी है, वो अगर जंगल में योगा में ध्यान लगा रहा है, कभी 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 ध्यान लगा, कभी नहीं लगा, किसी भी तरह का इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, हाँ, तो ठीक है, वो वॉक पे जा सकता है, वो है युक्त विहार। वो नेचर की सुंदरता को देख सकता है, सीनिक ब्यूटी ऑफ द नेचर, वो है युक्त विहार। ये इसी तरह अगर कोई डिवोटी है, कोई बुक पढ़ सकता है, हाँ, कोई इंस्पायरिंग बुक। ये स्पिरिचुअल के लेवल पे अभी बात नहीं हो रहा है। स्पिरिचुअल के लिए अगर अट्रैक्शन है तो बहुत अच्छा है। अगर किसी का ऑलरेडी अट्रैक्शन डेवलप हो गया है स्पिरिचुअल के लिए, तो युक्त विहार में वो भी एंटरटेनमेंट आ जाएगा। लेकिन अभी अट्रैक्शन नहीं डेवलप हुआ है तो वो डिसिप्लिन लगेगा। हाँ, ये तो धीरे धीरे जब उसके लिए अट्रैक्शन हो जाएगा, तो व्यक्ति कभी बोर हो रहा है तो रामायण पढ़ सकता है, भागवतम पढ़ सकता है, ये इसके लिए युक्त विहार हो जाएगा। कभी कुछ कीर्तन सुन सकता है, जो भी जिसका भी कीर्तन अच्छा लगता है वो सुन सकता है, तो युक्त विहार है। ये पॉइंट है। इसी तरह युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुक्खा। तो क्या है ना, इससे दुख कम हो जाता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये सिद्धांत बताया है रेगुलेशन का।
क्योंकि ये वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, और वर्ल्ड में हमको बहुत सारी चॉइसेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। तो तीन चीजें जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं: सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई एंड प्योरीफाई। ये फॉर्मूला है। तो सिंप्लीफाई, तो जब हम एक रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं तो हमको पता है इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, तो अलार्म की ज्यादा जरूरत नहीं लगेगी। हाँ। इसी तरह इतने बजे खाना है, 2 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना, उसका फिक्स टाइम है। तो क्या होता है, जो भी चीज एक बार रेगुलेशन में आ जाती है उसके लिए मेंटल एनर्जी नहीं डालनी पड़ती है। हमारा मेंटल स्पेस बचा रहता है हायर चीजों पे फोकस करने के लिए। इसको बोलते हैं रेगुलेशन। हाँ। तो अगर ईटिंग रेगुलेटेड है, वो टाइम पे खा रहा है, और स्लीपिंग रेगुलेटेड है, पहले के समय में आप देखेंगे लोग कभी अलार्म यूज नहीं करते थे, वो टाइम पे सोते थे, टाइम पे अपने आप उठ जाते थे। ये वो बॉडी अपने आप उस बायोलॉजिकल क्लॉक में आ जाता है बहुत ज्यादा। हम्म। तो रेगुलेटेड ईटिंग, रेगुलेटेड स्लीपिंग तो मेंटल एनर्जी को बचाता है हमारे, और वो मेंटल स्पेस क्या है, हायर चीजों में यूज हो सकता है। इसी तरह और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमको आज की डेट में स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो कि हमको जो डिवाइसेस है, गैजेट्स का यूज है, उसमें भी एक लिमिट लगाना हेल्दी है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो ठीक है, वो सुबह 9-10 बजे स्टार्ट कर रहा है ना, कुछ चीजें कर रहा है, तो उसको पता है 9 से 8 के बीच में उसको कुछ रिप्लाई करना है, आंसर करना है, क्वेश्चन करना है, मैसेज भेजना है, कॉल करना है। तो 9 के पहले उसका माइंड फ्री है, और को 8 के बाद उसका माइंड फ्री है। क्योंकि अगर 24 घंटे उसके गैजेट्स ऑन है और गैजेट से माइंड का सटल कनेक्शन, तो फिर क्या है, हमेशा उसका माइंड उसमें रहेगा और वो माइंड फ्री नहीं हो पाता है हायर चीजों के बारे में सोचने के लिए। इसी तरह है दूसरा, क्लैरिफाई। तो जब हम प्रायोरिटाइज हम लोगों के लिए लाइफ में एक्चुअली क्या महत्वपूर्ण है, व्हाट एक्चुअली मैटर्स टू अस, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन के लिए। तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकालना इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है, जब व्यक्ति बेस प्लेजर्स के बेस प्लेजर्स अगर किसी के रेगुलेटेड नहीं है, तो अगर स्लीपिंग रेगुलेटेड नहीं है, तो कभी दिन में सो रहा है, कभी रात में सो रहा है, तो कभी भी तो माइंड उसका एक्साइटेड रहता है इसके बारे में। जैसे टाइम मिल गया सो गया, वो माइंड एक्साइटेड है उसका, कहीं लेक्चर में सो गया, ऐसे ही खाने के बारे में, ईटिंग के बारे में। ये अगर उसका रेगुलेटेड हैबिट नहीं है, तो फिर क्या है कि अभी ईटिंग के बारे में काफी एक्साइटेड रहेगा, ये खा लिया जाए, वो खा लिया जाए, ये बना लिया जाए। तो अब क्या होगा, जो माइंड का स्पेस है वो बेस प्लेजर में ही चला गया, माइंड का पूरा एनर्जी हायर चीजों के बारे में ही कैनॉट थिंक, कि जीवन में जो और उद्देश्य है, किसके लिए जीवन मिला है, तो इंट्रोस्पेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा उसको। तो सिंप्लीफाई, क्लेरिफाई, और तीसरा क्या है, प्योरीफाई। तो जब उसकी ये एक्टिविटीज रेगुलेटेड रहती है, ईटिंग, स्लीपिंग, तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, और जब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एब्जॉर्ब करता है तो प्योरीफाई होता है वो। क्योंकि जब तक जितना हार्ट प्योरीफाई है उतना उसके लिए आसान है। क्योंकि जब तक हार्ट प्योरीफाई नहीं है, तो क्या है, अंदर रॉन्ग डिजायर्स, तो अंदर गलत इच्छाएं हैं, और बाहर जो है वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहता है, मिसमैच है थोड़ा, सिंक नहीं है अभी, सिंक नहीं हो रहा है इनसाइड और आउटसाइड। तो वो सिंक होने के लिए व्यक्ति को हार्ट प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो जब उसकी चीजें रेगुलेटेड रहेंगी और स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्व होगा, तो वो प्योरीफाई होगा हार्ट। तो ये तीनों चीजें स्ट्रेस को डाउन करती हैं। तो जब लाइफ सिंपल होगी उसकी, सारा ईटिंग, स्लीपिंग, सिंपल प्रोग्राम है जितना नीडेड है। हाँ। और इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। इसलिए हम देखते हैं जो इंट्रोस्पेक्ट करता है लाइफ का क्या गोल है, कितना जीवन बचा है, क्या उद्देश्य है, और स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो उसका स्ट्रेस बहुत डाउन हो जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो इमेजिन करके रखी है उसने, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो सोचता है कि ये नहीं होगी तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता।
पर ये 3 चीजें उसको हेल्प करती है। इसी तरह रेगुलेशन का एक बहुत बड़ा यूज है। रेगुलेशन से प्योरिफिकेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और इवेंचुअली रियलाइजेशन मिलता है। जब हम चीजों को रेगुलेट करते हैं तो रेगुलेशन होता है, वो उससे फिर क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। क्योंकि जब मटेरियल लेवल पे रेगुलेशन होता है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगता है, जिससे प्योरिफिकेशन होता है। और जितना प्योरिफिकेशन होता है उससे उतना एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और जितना एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन मिलता है। ये तो सिद्धांत ये बताया गया है कि जब तक व्यक्ति रेगुलेटेड नहीं है, हम्म, और वो अनरेगुलेटेड लाइफ जी रहा है, तो जो सामान्य चीजें हैं, जो पशु पक्षी जिसमें आनंद लेते हैं, ऐसे मटेरियल प्लेजर के बारे में बहुत एक्साइटेड रहता है। हाँ, खाने के बारे में, सोने के बारे में, आहार निद्रा भय मैथुन, सारी चीजों के बारे में एक्साइटेड रहता है। और बट ऐसे ही प्लेजर्स का मैं बेटर वर्जन एंजॉय करूं। इसलिए पहले के समय में किसी ने सोचा नहीं होगा। आज की डेट में 40 लाख 50 लाख के भी बेड हैं। हाँ, तो आप सोच सकते हैं अलग अलग तरह के 5 स्टार होटल्स में जाएंगे तो कितने थिक मैट्रेसेस वो यूज करते हैं। हाँ, तो अलग क्यों, स्लीपिंग का प्लेजर देने के लिए, कि स्लीपिंग में क्या प्लेजर है। तो वो व्यक्ति का बहुत एनर्जी जाता है बेटर वर्जन ऑफ मटेरियल प्लेजर। अब जैसे आप किसी भी होटल में जाएंगे तो मेनू देखेंगे तो एक पनीर है, वही पनीर का कितना है, उसका पनीर हांडी है, पनीर माखन वाला है, शाही पनीर है, बटर पनीर है, मटर पनीर है, कश्मीरी पनीर है। तो व्यक्ति को समझ नहीं आता, एक ही पनीर है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसमें ही, और उसको कुकिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन इतना वैरायटी उसका क्रिएट कर दिया। तो क्या है ना, ओल्ड स्टफ है, जैसे ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, सब्सटेंस वही है, लेकिन क्या उसको नया पैकेजिंग अलग है। ये तो इस तरह से अनरेगुलेटेड लाइफ जो है वो लाइफ के लिए बहुत बड़ा ब्लॉक है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो पहले के समय में ये वास्तव में बहुत नेचुरल था लोगों के लिए रेगुलेटेड रहना, लेकिन आज के समय में स्थिति वैसी नहीं, क्योंकि नेचुरल नहीं है लोगों के लिए रेगुलेटेड रहना उस तरीके से। इसलिए ये सिद्धांत और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसलिए हमको प्लानिंग करना चाहिए। ये तो जब भी हम प्लान करते हैं किसी चीज के लिए, तो हो सकता है कि हमारा प्लान कभी कभी फेल हो जाए, लेकिन ये जो प्लानिंग करने का हैबिट है ये हमको लॉन्ग टाइम में हेल्प करेगा। क्योंकि प्लान मतलब क्या होता है, कोई भी हम योजना बनाते हैं, स्पेसिफिक योजना बनाते हैं कि इस समय में मैं ये क्रिया करूंगा, इसको बोलते हैं प्लानिंग। लेकिन हमारा जिंदगी है डायनामिक, तो क्या होता है कि कभी कभी उस समय में कुछ और चीज आ गई। आपने प्लान किया मैं 10 से 12 के बीच में ये पढ़ाई करूंगा, कोई आपसे मिलने आ गया, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गया, अभी आपको वो चीज करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्लान हो सकता है कि कभी कभी एग्जीक्यूट ना हो, हमेशा एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन ये प्लानिंग की हैबिट रहनी चाहिए। तो जब व्यक्ति प्लानिंग का एक हैबिट रहता है उसको, ठीक है, कि कितने समय पे मुझे सोना है, कितने समय पे उठना है, कब खाना है, कब मुझे स्टडी करना है, तो ये जो हैबिट है इवेंचुअली लॉन्ग रन में उसको हेल्प करती है, लॉन्ग रन में उसकी लाइफ में बहुत हेल्प करती है। तो ये जो बैलेंस यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रैक्टिकली ये बैलेंस हम अगर अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका देखेंगे तो इसमें एक डायनामिक बैलेंस हमको लगता है। जनरली वो ऐसा नहीं रहता कि हमने एक प्लानिंग की कि आज 4 घंटे ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो बहुत चीजें चेंज हो जाती है। हाँ, तो कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कभी कोई मिलने आ जाता है, कभी हमने कुछ प्लान किया है कि आज ये करेंगे, कभी कोई फोन कॉल आ गया, उसमें ही हम लोग आधा घंटा लगे हुए हैं। ये तो मेन सिद्धांत क्या है कि डायनामिक प्लानिंग रहती है। डायनामिक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हमको अपना उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए कि क्या हमारा उद्देश्य है, और जो भी परिस्थिति में चेंज हो हमको उस उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहना है। ये सिद्धांत है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, तो अगर एकदम बैलेंस साइकिल बोले तो मतलब एकदम साइकिल सीधी है और वो चला रहा है, ये बैलेंस साइकिलिंग है।
लेकिन जब वो सड़क पे उतरता है तो ट्रैफिक आ जाता है। जब वो ट्रैफिक आता है, कभी उसको लेफ्ट मुड़ना पड़ता है, कभी राइट में होना पड़ता है, कभी साइड साइकिल जो होती है लेफ्ट साइड टिल्ट होती है, कभी राइट साइड टिल्ट होती है। लेकिन क्या है, उसको क्लियर है कि मैं एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो कभी साइकिल लेफ्ट में होगी, कभी राइट में होगी, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहता है, अपने उद्देश्य की तरफ। इसी तरह हर दिन एक नया दिन होता है। तो हम लोगों को जो बेस एक्टिविटीज है वो प्लान रहनी चाहिए, मोर और लेस। जैसे ईटिंग है, स्लीपिंग है, और उसके अलावा लाइफ में एक सेंस ऑफ क्लैरिटी रहनी चाहिए गोल के लिए। और उस गोल के लिए जो क्लैरिटी रहती है, अकॉर्डिंगली हमारा ब्रॉडर प्लान, कब सोना है, कब उठना है, लेकिन फिर जो बीच का समय है उसमें हमारा एक प्लानिंग रहना चाहिए कि कैसे हम उस उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहें, टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट ना हो मतलब आइडियली ट्राई करना चाहिए डे का फर्स्ट हाफ है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए। हाँ, और अगर कोई वर्किंग है, वैसा पॉसिबल नहीं है, तो उसको एटलीस्ट ही हैज टू थिंक हाउ टू मेक इट कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए प्लान कर ले वो। क्योंकि मटेरियल एक्टिविटीज के लिए तो बहुत ज्यादा प्लान करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति जॉब में है, तो जॉब में अगर 6 घंटे ऑफिस है तो है, तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है उसके लिए। अब उसको प्लान करना है, मैं इसमें रीडिंग हेयरिंग कब करूंगा, ये डायनामिक प्लानिंग। कभी उसके कंपनी की डेडलाइन आ गई है, उसको 10 घंटे काम करना है। अब उसको प्लान करना है कि ठीक है, अभी 10 घंटे के साथ मैं रीडिंग हेयरिंग कब करूंगा, चैंटिंग कब करूंगा। ये प्लान होना चाहिए उसको, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, फाइनल गोल है टू प्लीज कृष्णा। फाइनल गोल है टू गो टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल, टू अचीव द स्पिरिचुअल गोल्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी करंट परिस्थिति है, कभी हेल्थ अच्छा है, कभी हेल्थ थोड़ा डाउन है, हाँ, कभी वो घर में है, कभी वो ऑफिस में है, कभी फ्रेंड्स के साथ है, कभी मटेरियल फ्रेंड्स के साथ है, कभी स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ है। ऐसी डायनामिक सिचुएशंस में उसको ये प्लान करना है कि ये परिस्थितियों के साथ कैसे मेरा जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग, ये हेल्दी वे में चलता रहे। तो ये शॉर्ट में हमने कुछ सिद्धांत डिस्कस किए रेगुलेशन के लिए यहाँ पे बताए। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।